हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो सेकंड पेपर है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड के सिलेबस में जनजातीय संस्कृति से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने हैं, जैसा कि सिलेबस में मेंशन है। इसी क्रम में आज हम झारखंड की जनजातियों से संबंधित एक पर्टिकुलर जनजाति मुंडा जनजाति के संदर्भ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ साथ उसका जो आवश्यक एक्सप्लेनेशन है उसको लेकर के आए हैं। झारखंड की मुंडा जनजाति की बात करें तो आप सब जानते हैं कि संथाल उरांव के बाद झारखंड की यह तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी वाला जनजाति है और झारखंड के कुल जनजातीय संख्या का या जनसंख्या का 14.56% मुंडा जनजाति के लोग हैं। मुंडा जनजाति का प्रारंभिक स्थल को लेकर के अलग अलग प्रकार के मत सामने आते रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि आर्यों से जब उनका संघर्ष हुआ तब ये लोग उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ चले गए और झारखंड में इनका प्रवेश 600 ईस्वी पूर्व के आसपास में हुआ। झारखंड में मुख्य रूप से इनका जो संकेंद्रण है, जहाँ इनका बसाव है, वह रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावां का क्षेत्र। मुंडा जनजाति के जो लोग हैं, प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित होते हैं और मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। तो ये तो इनका एक सामान्य सा परिचय है। मुंडा जनजाति सांस्कृतिक संपर्क के प्रभाव में भी आई, जिसके कारण से उनके संस्कृति के ऊपर हिंदू धर्म के प्रभावों को भी देखा जा सकता है। मुंडा जनजाति एक ओर जहां अपनी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी जाती है, वहीं मुंडा जनजाति को हम लोग उनके वीर गाथा के कारण भी याद करते हैं और एक नाम लेना ही इस दृष्टिकोण से पर्याप्त होगा, जिसको हम लोग भगवान बिरसा कहते हैं, वो भी मुंडा जनजाति से ही संबंधित है। तो खैर ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। हम इस वीडियो में 11 क्वेश्चन, जैसा अमूमन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लेकर के आते हैं, यहाँ भी 11 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो 4 और ऑप्शन होंगे उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप उनको भी ध्यान में रखेंगे तो एक क्वेश्चन फिर कई सारे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा और आने वाले दिनों में जब जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी उस दौरान ये आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिए और आवश्यकता अनुसार बातों को नोट करने का प्रयास भी कीजिए। तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। पहला क्वेश्चन को देखें। मुंडा जनजाति में किस समारोह के पश्चात मृतक व्यक्तियों के हड्डियों को गाड़ा जाता था? ऑप्शन ए शासन, बी शासनदीरी, सी जुगटोपा और डी रचा। सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लेते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर है सी जुगटोपा और बाकी का अर्थ भी समझ ले। शासन मतलब कि अस्थि गाड़ने का स्थान, जहां अस्थि गाड़ा जाता था उसको शासन कहते थे। शासनदीरी का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक परिवार का, मुंडा परिवार का अपना अपना पत्थर के टुकड़ों का एक निशान होता था जो मृतक के पास गाड़ा जाता था। और रचा, मुंडा के घर में जो आंगन होता था उसको रचा कहते थे। तो ये पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मुंडा जनजाति में छोटी लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र था या है? चूंकि सांस्कृतिक संपर्क के कारण अब इसको प्रॉपर तरीके से या कहें कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए हम था और है दोनों शब्द का इस्तेमाल किए हैं। तो ऑप्शन है ए चातोम, बी खरपा और कटनही, सी पारकोम और डी खड़िया। सबसे पहले सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है डी खड़िया। बाकी का अर्थ समझते हैं। चातोम मुंडा जनजाति में बांस की बनी छतरी को कहा जाता था। इसके अलावा चातोम के अलावा चुकरी, यह भी एक छतरी था जो गंगू घास की बनी होती थी। खरपा और खटनही ये चप्पल होते थे। खरपा जो था वो चमड़े का बना होता था, जबकि खटनही आपको काठ का या लकड़ी का बना होता था। पारकोम पलंग को कहा जाता था। वैसे सामान्य तौर पर
सोने के लिए मुंडा जनजाति के लोग चटाई का ही प्रयोग करते थे, लेकिन जो संपन्न मुंडा होते थे वे लोग समय के साथ पलंग का भी इस्तेमाल करने लगे, जिसको कि पारकोम कहा जाने लगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा महिलाओं में प्रचलित सांगा क्या था या है? ए गोदना, बी कान का आभूषण, सी लकड़ी से बना कंघी और डी एक प्रकार की चूड़ी। सबसे पहले सही उत्तर है गोदना। गोदना को सांगा कहा जाता था। यह हाथ, पैर, बांह, पीठ और ललाट के ऊपर गुदवाया जाता था और गोदना गोदने वाली जो महिला होती थी उसको मलहोरीन कहा जाता था। यह शब्द भी आप याद रखेंगे। कान का जो आभूषण, ऑप्शन बी में देखें, कान का आभूषण को तरकी कहा जाता था, जो सामान्यतः चांदी या कांसे का बना होता था। इसके अलावा मुंडा महिलाओं के द्वारा जो और आभूषण इस्तेमाल किए जाते थे उनमें बाह में जो आभूषण पहनी जाती थी उसका नाम था तार साकोम, या उसको तार साकोम कहते थे। इसी तरीके से अंगुलियों में झूटिया पहना जाता था और ललाट पर पटवारी। तो ये कुछ मुंडा महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आभूषण था। लकड़ी से बना कंघी, इसको नाकी कहते थे और ये आमतौर पर लड़कों के द्वारा प्रयुक्त होता था या उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। डी में एक प्रकार की चूड़ी, ये बेसिकली लाह की लाठी होती थी। चूड़ी से डिफरेंट है, लेकिन एक प्रकार का चूड़ी ही है जो कि लाह से बनती थी। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। मुंडा जनजाति में शाकीन का क्या अर्थ है? 2 बार क्या लिखा चुका है इसमें, थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। मुंडा जनजाति में शाकीन का क्या अर्थ है? नामकरण संस्कार, कर्ण भेदन, गर्भ रक्षा के लिए किया गया आराधना और शिक्षा प्रारंभ। तो सबसे पहले सही उत्तर, शाकीन का अर्थ है नामकरण संस्कार। कर्ण भेदन जो संस्कार होता था ये मुंडा बालक का दूसरा संस्कार है, जिसको कि कर्ण भेदन को तुतुर तुकई कहा जाता था। तुतुर तुकई। जबकि सी गर्भ रक्षा के लिए जो आराधना की जाती थी उस आराधना में गारसी बोंगा की पूजा की जाती थी या उनकी आराधना की जाती थी। और शिक्षा का प्रारंभ घर में ही होता था, बच्चों की शिक्षा घर पर ही होती थी और आमतौर पर शिक्षा में उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये बातें उनको सिखाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा जनजाति में किस प्रकार से किए गए विवाह को सगाई कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा के द्वारा वधु मूल्य चुकाने को, बी वधु द्वारा वर के घर में जबरन प्रवेश को, सी विधवा या परित्यक्तता से विवाह, डी लड़की का हरण करके किया गया विवाह। सबसे पहले सही उत्तर जानते हैं। तो सही उत्तर है सी, विधवा या परित्यक्तता से किया गया विवाह। बाकी का अर्थ भी समझते हैं। सेवा के द्वारा वधु मूल्य चुकाने को, ये सेवा विवाह कहलाता था। इसमें वर जो था वो वधु के घर में जाकर के सेवा करता था और उसके बाद विवाह होता था। बी में वधु द्वारा वर के घर में जबरन प्रवेश, ऐसे विवाह को हठ विवाह कहा जाता था। और डी को देखें, लड़की का हरण करके किया गया विवाह। हरण विवाह का उद्देश्य, इसको हरण विवाह कहते थे और इसका उद्देश्य होता था वधु मूल्य से खुद को बचा लेना। तो वधु मूल्य से बचने के लिए हरण विवाह की परंपरा भी थी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा विवाह के समय या दौरान चिवोदल क्या होता है? वर वधु का चुमावन, ऑप्शन ए, बी बारात का प्रस्थान, सी पिसे हुए चावल का घोल और डी दूल्हे का पालकी में बैठकर वधु के घर जाना। सबसे पहले सही उत्तर देखते हैं। तो चिवोदल का अर्थ है डी, दूल्हे का पालकी में बैठकर वधु के घर जाना। जबकि वर वधु का चुमावन जो था उसको चो कहते थे। बारात का प्रस्थान बलाओं कहलाता था और पिसे हुए चावल का
घोल ऐपन कहलाता था, जिसका इस्तेमाल उस समय होता था जब दूल्हा वधू के घर में विवाह के दौरान बारात लेकर के पहुंचता था, तो औरतें वहां उसके साथ हंसी ठिठोली करती थी और आम के पत्ते में ये घोल दूल्हे के ऊपर छिड़का जाता था। तो ये हंसी मजाक का एक तरीका था और पिसे हुए घोल का वहां पर इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर यह भी जान लीजिए कि अगर दूल्हा पालकी पे जाने में सक्षम नहीं हो आर्थिक रूप से, तो वैसी स्थिति में उसके जो सगे संबंधी होते थे दूल्हे को गोद में उठा करके गांव की सीमा तक ले जाने का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा जनजाति में विवाह समारोह के दौरान उली साखी की रस्म अदा की जाती है, जो इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, वर पक्ष के द्वारा वधू को हल्दी तेल लगाना, बी, समधी एवं समधन का गले मिलना, सी, वर एवं कन्या द्वारा आम के तने में सूत लपेटना, और डी, तलाक की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर पहले जान लें। सही उत्तर है वर एवं कन्या के द्वारा आम के तने में विवाह समारोह के बाद या विवाह संपन्न होने के बाद दोनों के द्वारा आम के तने में सूत लपेटा जाता था, जो इस बात का परिचायक था कि आम का वो वृक्ष इनके विवाह का साक्षी है। तो इसका सही उत्तर है सी। ऑप्शन बी को देखें, संधि। ये जो संधि मिलन होता है ये हिंदू विवाहों में भी होता है। कुछ सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव मुंडा जनजाति के ऊपर भी है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। तो ये इसको जो ये प्रक्रिया होती थी संधि मिलन की या संदन मिलन की, इसको होपा रूपा जोहार कहा जाता था। होपा रूपा जोहार कहा जाता था। जबकि तलाक की जो प्रक्रिया थी इसको साकमचारी या पथफड़वा कहते थे। पथफड़वा इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो व्यक्ति तलाक चाहता था उसको पंच के द्वारा साल का एक पत्ता दिया जाता था, और यदि वह पत्ते को फाड़ देता था तो यह इस बात का प्रतीक था कि वो तलाक चाहता है, और पत्ता के फाड़ने के साथ ही संबंध विच्छेद की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अंत्येष्टि संस्कार के बाद मृतक के सभी सगोत्र या सगोत्री जिस दिन माथा मुंडवाते थे वह दिन होता था। मतलब किस दिन माथा मुंडन का काम होता था अंत्येष्टि संस्कार के बाद? ऑप्शन ए, कमान, बी, मोदेरी, सी, हापरोम, और डी, अंबल अदेर। सही उत्तर पहले जाने। सही उत्तर है इसका कमान। जबकि ऑप्शन बी को देखिए, मोदिरी क्या होता है? तो कब्र में जब मृतक को गाड़ दिया जाता था तो जिस ओर उसका सिर होता था उस ओर एक पत्थर की पट्टिका लगाई जाती थी जिसको कि मोदिनी कहते थे। जबकि हापरोम का मतलब है जीवात्मा। ऐसी मान्यता थी मुंडा जनजाति में कि आदमी मृत्यु के बाद जीवात्मा में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो विश्वास था उनका ये वास्तव में हिंदुओं से संपर्क के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। और अंबल अधेर एक संस्कार है जिसमें मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर यह किया जाता है, और वास्तव में मृतक को श्रद्धांजलि दी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि मृतक की जो आत्मा है वो लौट आई है, और फिर उसका भी समय समय पर पूजा पाठ या उसकी आराधना की जाती थी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा जनजाति में औसत उपज देने वाली भूमि क्या कहलाती है? खिरसी, नागरा, पंकु, और डी, भूमि का ऐसा कोई विभाजन नहीं था। सही उत्तर आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है वैसे नागरा है। खिरसी का मतलब हुआ बालू युक्त भूमि, मतलब कि सैंडी सॉइल, और पंकु का मतलब है उर्वर भूमि, मतलब जिस पर कि हमेशा उपज जो भूमि देती हो उसको पंकु कहा जाता था। डी का यहां पर कोई लेना देना इस क्वेश्चन से नहीं है, क्योंकि भूमि का ऑलरेडी विभाजन बता चुके हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा जनजाति से संबंधित निम्न में से कौन एक सही नहीं है?
एक सही नहीं है मतलब 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो वो चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। ऑप्शन ए, ग्राम पुजारी को डेहरी कहा जाता है, यह सही है, मतलब कि ग्राम पुजारी को डेहरी ही कहा जाता है। बी, सर्वाधिक प्रचलित विवाह सेवा विवाह होता है। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर बी ही है, क्योंकि सेवा विवाह मुख्य रूप से प्रचलन में नहीं बल्कि आयोजित विवाह मुख्य रूप से मुंडा जनजाति में प्रचलित है। और बाकी दोनों इंफॉर्मेशन का काम करेगा आपके लिए। सामान्यतः एकल परिवार की परंपरा है मुंडाओं में, और इकिर बोंगा जल देवता होते हैं। इसी तरीके से इकिर बोंगा जैसे जल देवता हैं, पर्वत देवता होते थे बुरु बोंगा, ग्राम देवता को हाथू बोंगा, और जो कुल देवता होते हैं वो है ओड़ा बोंगा। ठीक है, तो बाकी जो उनके देवता है उसके संदर्भ में भी जानकारी आपको यहां हमने देने का काम किया। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप क्वेश्चन देखें उसके पहले ये जान लें कि इसको आधार बना करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको और भी कई सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जैसे इकिर बोंगा एक अपने आप में प्रश्न है। ग्राम देवता कौन है, तो हमने बताया आपको कि हाथू बोंगा, कुल देवता ओड़ा बोंगा। इस तरीके से बाकी जानकारियां भी आपके लिए एक नए क्वेश्चन का काम करेगा। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी इसका लाभ होगा। चलिए अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में मांडी ओरा क्या है? ऑप्शन ए, पितरों की आत्माओं का निवास। बी, मछली पकड़ने का उपकरण। सी, सामूहिक नृत्य का स्थान। और डी, रसोई घर, किचन। सबको जानते हैं, उसके बाद आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। पितरों की आत्मा का जो निवास था वो रसोई घर का एक भाग होता था जिसको कि आदिंग बोलते थे। मछली पकड़ने का मुंडाओं का उपकरण कुमनी कहलाता है, और सामूहिक नृत्य का स्थान गांव के मध्य में एक स्थान होता है जिसको अखरा कहते हैं। तो 3 ABC का मैंने आपको जानकारी दिया, तो इसका सही उत्तर है रसोई घर। तो ये था 11 प्रश्नों का सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपने इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी निश्चित तौर पर हासिल की होगी, उसको नोट किया होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जब कभी भी परीक्षा होगी ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप वीडियो को यूं ही देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार।